गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ विषय है, टॉपिक जो है वो मूल अधिकार। मूल अधिकार के विषय में बताएंगे आज। अब देखिए, समझिए कि मूल अधिकार आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। कभी मैं मूल अधिकार कहूंगा या कभी मौलिक अधिकार कहूंगा तो ये मत कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अलग अलग है। दोनों को इंग्लिश में फंडामेंटल ऑफ राइट बोलते हैं। तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल या मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। ठीक। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो देखिए, मूल अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा तरह तरह के, मूल अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? तो आप ये समझिए कि मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है और संविधान के द्वारा इसे संरक्षण व सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने का आपको अधिकार देता है। आप सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार को हनन के विषय में सीधे जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय में आप अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के हनन के लिए आप वहां पे याचिका लगा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन के विषय में। तो मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, क्यों नागरिकों को प्रदान की गई है? मौलिक अधिकार राज्य के कठोर कानून के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? मौलिक अधिकार राज्य के कठोर कानून के विरुद्ध ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। किसके विरुद्ध प्रदान किए गए? कि मौलिक अधिकार राज्य सरकार के या राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन को सर्वांगीण विकास करने के लिए या बहुमुखी विकास करने के लिए ये मौलिक अधिकार आवश्यक है। यही कारण है कि मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि मौलिक है, ये अनिवार्य है और इन्हें संविधान के द्वारा सुरक्षा की गारंटी और संरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए मूल अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक। अब आप देखिए मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में अर्थात मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार और एक और था संपत्ति के अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44, इस तरह से 7 मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया।
फिर प्रश्न उठता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर किस संशोधन द्वारा निकाला गया। आप बताएंगे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। मतलब कहने का कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके बाहर कर दिया गया। इस तरह से अब मूल अधिकारों की संख्या घटकर हो गई है 6। कितनी हो गई है? 6। तो 6 मूल अधिकार के विषय में आप पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों 2 है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और नीति निर्देशक तो राज्य को प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार की सुरक्षा, मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, संविधान दोनों जाने के लिए आपको अधिकार दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार के जब आपका हनन होता है या राज्य सरकार आपके साथ किसी प्रकार की भेदभाव करती है तो आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, ये भी समझ लीजिए, और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और आप उच्चतम और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। दोनों में अंतर समझिए। देखिए, दोनों आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करेंगे, ठीक, लेकिन जो रक्षा, मौलिक अधिकारों की जो रक्षा की गारंटी दी गई है, रक्षा की गारंटी देती है, वो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा से, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है वो आपको। लेकिन और राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय भी आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है और वह रक्षा करने से वह इनकार भी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इनकार नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अगर आप याचिका लगाते हैं उच्च न्यायालय में, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत ये आपको अधिकार है कि आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकार। और 226 के तहत उच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करती है। और यदि आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय भी आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। ठीक, कौन कौन 5 प्रकार की रिट होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट उच्च न्यायालय भी जारी करती है और सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकती है। तो अब आगे देखिए, सबसे पहले कि मौलिक अधिकारों की संख्या, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 है। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है ये आप याद रखिएगा। 6 मौलिक अधिकार या 6 मूल अधिकार। मूल अधिकार अभी कितने हैं? तो मूल अधिकार 6 हैं। 6 का नाम आपको याद करना होगा। पहला, अनुच्छेद भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक। यदि कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो अनुच्छेद भाग अनुसूची भारतीय संविधान के लिए बहुत मायने हैं, ठीक। पहला, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 से 18 में। फिर स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख यह है अनुच्छेद 23 से 24 में प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 से 24 में प्रदान किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में प्रदान किया गया है।
उसके बाद है पांचवा मौलिक अधिकार के रूप में है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। दिखता नहीं होगा अच्छे से तो आप आवाज सुनकर लिख लीजिएगा कॉपी में। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को उनके अनुसार शिक्षा व संस्कृति के अनुसार अपनी शिक्षा और संस्कृति के अनुसार शिक्षण खोलने का अधिकार देता है यह अनुच्छेद। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 से किसमें है? अनुच्छेद 29 से 30 में। डैश का मतलब होता है 29 से 30 में, समझ लीजिए अनुच्छेद 30 में प्रदान किया गया। छठा मौलिक अधिकार के रूप में है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक और था देखिए जो संपत्ति के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया। अनुच्छेद 32 में जो सातवां देखिए मौलिक अधिकार के रूप में जो था, मूल अधिकार के रूप में, वो संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया? तो अब इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, बाहर कर दिया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। कैसा अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार? अब कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, बनाया गया? इसे अनुच्छेद मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, इस तरह से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अभी 6 है। ठीक, तो इसके अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि 6 के बारे में हम आपको बताते हैं। समानता के अधिकार। अब देखिए समानता के अधिकार का उल्लेख ये सब एक वीडियो में आना बहुत मुश्किल है। मौलिक अधिकार को हम कई पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, मूल अधिकार हेडिंग रहेगा पार्ट 1, फिर मूल अधिकार पार्ट 2, मूल अधिकार पार्ट 3 या मूल अधिकार पार्ट 4 तक जाएगा तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब इसके देखिए अब समानता के अधिकार का हम आपके सामने उल्लेख कर रहे हैं। समानता के अधिकार, पहला समानता का अधिकार। आप ध्यान से देखिए तभी समझ पाएंगे। समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये चीज देखिए। इसके अंतर्गत कई आते हैं हेडिंग के उप हेडिंग के अंतर्गत। आप पहला हेडिंग विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण। देखिए दोनों शब्द देखने में तो एक है, उसके बाद अभी ये समझाने का हम बाद में अभी करेंगे। अभी पहले लिख लेते हैं। फिर सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में है। ठीक, सामाजिक समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 15 में है। उसके बाद है नौकरी पाने के लिए या सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। मतलब इसको कह सकते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता। अवसर की समानता ये चीज आप देख रहे हैं। सरकारी नौकरी पाने, पहला विधि के समान समानता का उल्लेख, विधि के समान समानता या विधि का समान संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। सामाजिक समानता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। सरकारी नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में किया गया है। और
इसके बाद है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मीन्स होता है क्या, छुआछूत, छुआछूत। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 17। उसके बाद उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 के तहत। अब देखिए समानता के अधिकार का हम आपको विस्तृत रूप से पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे सेकंड पार्ट में दूसरा आप समझिएगा। आज हम आप लोग को समानता के अधिकार का विस्तार से समझाते हैं, उसके बाद बाकी मौलिक अधिकार के रूप में सब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके समझाएंगे, तभी समझ पाएंगे। और वीडियो बहुत मोबाइल हैंग भी करने लगता है, नहीं बन पाता है, इसलिए हम छोटा छोटा ही वीडियो बना पा रहे हैं। ठीक, अब देखिए समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया। इसके अंतर्गत क्या है, पहला में विधि के समझ समानता या विधि का समान समझ। देखिए विधि के समझ समानता का मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समझ समानता। ये कहां से लिया है, विधि के समझ समानता का तात्पर्य होता है विधि का शासन। किसका शासन, विधि का। विधि मतलब होता है कानून, मतलब कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक, कानून सभी के ऊपर लागू हो सकता है, सभी के ऊपर लागू किया जाता है। ठीक, तो विधि भारत में क्या है, भारत में विधि के समझ समानता प्रदान की गई है अनुच्छेद 14 के तहत, और विधि का समान संरक्षण का भी उल्लेख अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही प्रदान किया गया। विधि के समझ समानता का मतलब ये होता है कि विधि मतलब कानून, कानून के समझ समानता का तात्पर्य यह होता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि इनमें से किसी के भी आधार पर कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे। ठीक, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, निवास के आधार पर, ये जो कानून है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे। अर्थात कानून के नजर में सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी भी प्रांत के निवास करने वाला हो, सभी लोग क्या है कानून के नजर में बराबर होते हैं। सभी को एक समान माना गया है कानून की नजर में। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे मोटा हो या छोटा हो, बड़ा हो या भोदू हो, ठीक ना, अमीर हो गरीब है, सभी के साथ क्या करता है कानून, एक समान व्यवहार करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक ना, तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समझ क्या प्रदान किया गया है, समानता प्रदान की गई। सभी नागरिक अनुच्छेद 14 के तहत क्या है, समान माने गए हैं विधि के समझ। अब देखिए विधि का समान संरक्षण, विधि के समझ समानता, ये सिद्धांत लिया गया है कहां से, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण मतलब ये, इसका अर्थ अलग है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया विधि का समान संरक्षण। इसको कहने का मतलब यह विधि का समान संरक्षण कि असमान के साथ असमान नियम और समान के साथ समान नियम अपनाया जा सकता है। जैसे एक जंगल में रहने वाला आदिवासी हो, ठीक, और एक पूरी सुख सुविधा से लैस किसी सिटी में रहने वाले नागरिक हो, तो दोनों के लिए नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख नहीं किया जा सकता। एक जंगल में जो बुनियादी सुख सुविधा से वो अभाव रहित जीवन जिया है, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ छूटें प्रदान की जा सकती है। ठीक, और एक जो सिटी में, शहर में सारी सुविधाएं मिलती है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा रहने के लिए सारी सुविधाएं, अच्छे विद्यालय, कंप्यूटर, समाचार, और एक जंगल में वो किसी तरह से जीविकोपार्जन करता है, किसी तरह से पेट चलाता है। ठीक, तो जंगल में रहने वाले चाहे आदिवासी हो चाहे किसी भी जाति को नहीं, तो असामान्य मतलब प्रकृति कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपना किसी तरह से जीवन यापन चला रहा है, और चलाते हुए यदि थोड़ी बहुत शिक्षा पाई है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए ऐसे नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती है। तो वही कहा गया है इसमें कि विधि का समान संरक्षण का मतलब कि जो समान है, जो समान परिस्थितियों में है, तो समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। और जैसे दंगल होता है, कुश्ती होता है, तो एक एक क्विंटल वाले के लोग एक एक क्विंटल वाले से लड़वाएंगे, कि आप किसी बच्चे के लड़वा देंगे 10 किलो या 20 किलो वाले के साथ, 1 क्विंटल का व्यक्ति है, 20 किलो वजन जिस बालक है उसके साथ कुश्ती लड़वा देंगे, तो ये तो कौन जीतेगा, तो मार डालेगा। ठीक, उसी तरह से कहा गया है कि जो व्यक्ति असमान है, समान नहीं है, तो असमानों के साथ असमान नियम
उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा उनके लिए छूट दी जा सकती है। ठीक। अब देखिए विधि के समझ समानता कहा मतलब यह है कि कानून के नजर में क्या है, सभी व्यक्ति समान माने गए हैं, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया करेगा। तो इसके अंतर्गत भी कुछ अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप कहाँ है, जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए उनके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत दी जा सकती है। तो यह समानता के विरुद्ध नहीं होगा, ये कहा गया है। ठीक। और क्या कहा गया, और अपवाद स्वरूप और क्या है विधि के समझ समानता के, जैसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से समाज में उसका कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है, या शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को और अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जिनका विकास नहीं हो पाया, राज्य के द्वारा कुछ इनकी सुविधाएं दी जा सकती है। ये भी समानता के अधिकार, ये भी विधि के समझ समानता का उल्लंघन इसके अंतर्गत नहीं माना गया है, ये भी अपवाद स्वरूप नियम है। ठीक। उसी तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी यह नियम से छूट प्रदान की गई है, विधि के समझ समानता से छूट प्रदान की गई। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के विषय में कहा गया है कि जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। कब तक, हाँ, सिविल कार्रवाई यदि व्यक्तिगत रूप से है तो वो प्रारंभ की जा सकती है, तो वो भी दीवानी न्यायालय, तो वो भी कब प्रारंभ की जा सकती है, इसके लिए भी उनको 2 माह पहले सूचित करना होता है। ये आप समझ गए कि विधि के समझ समानता का तात्पर्य है। ये कहां से लिया गया, विधि के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, तो विधि का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समझ समानता का तात्पर्य है कानून के समझ समान समझा गया है सभी को। ठीक। अर्थात कानून के नजर में न तो कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। ठीक। कानून के नजर में सभी लोग बराबर माने जाते हैं। ठीक। और कहा गया है कि कानून किसी धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान, निवास, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए, अब आगे आते हैं समानता, सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान की गई है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश, निवास आदि के स्थानों पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सामाजिक सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर क्या किया गया, भेदभाव का निषेध किया गया। अगर कोई अपने भेदभाव अपने घर में किसी को न आने दे तो उसका अपना व्यक्तिगत मैटर है। अपने घर में किसी को भी आप बुला सकते हैं, किसी को नहीं बुला सकते, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर किसी कोई भी नागरिक गया है वहां तो किसी दूसरे को जाने से मना नहीं कर सकता। जैसे कुआं हुआ, तालाब हुआ, ठीक, विद्यालय है, सिनेमा हॉल है, ठीक, सड़क है, इस सब पे घूमने फिरने का अधिकार सबको है, यहाँ किसी को नहीं माना की गई। तो सामाजिक समानता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, अनुच्छेद 15 के तहत प्रदान की गई। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब आएगा कि नहीं आएगा, अब इतने तो पता भी नहीं चलेगा ना, अब आप बताएंगे सर। अब देखिए अगला नेक्स्ट है सरकारी नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता, या लिख सकते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। जैसे सरकारी अवसर की समानता कहा गया है कि अनुच्छेद 16 में कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जैसे मास्टर यदि बनना है, हाई स्कूल के मास्टर बनने के लिए क्या योग्यता होती है, आप जानते हैं हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए लोगों को टीजीटी परीक्षा निकालना पड़ता है, पीजीटी परीक्षा निकालना पड़ता है इंटर की टीचर बनने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए। ठीक, तो अब ऐसा तो उसके लिए कितना कंपलसरी हो, तो उसके लिए बीएड सबको जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इंटर पास है और टीजीटी की परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दीजिए, ऐसा नहीं। अगर बीएड सभी पास टीजीटी की परीक्षा में बैठेंगे, चाहे एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, ठीक ना, सब तो एक समान नौकरी पाने के लिए अवसर की क्या होगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब जो परीक्षा में पास होगा उसका चयन हो जाता है। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 16 में। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए एमबीबीएस की परीक्षा सबको, सरकारी डॉक्टर बनने के लिए, प्राइवेट डॉक्टर, अब झोला छाप डॉक्टर बन जाए वाला की बात है, तो सरकारी डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की परीक्षा पास करनी पड़ती है। ठीक,
CPMT PMT पहले की व्यवस्था थी। तो उसी तरह से इंजीनियर बनने के लिए, तो इंजीनियर कई तरह से है, ए लेवल के बनने के लिए IIT परीक्षा पास करना पड़ता है, आप जानते ही हैं। उसी तरह से सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या है, अवसर की समानता प्रदान की गई, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक, अब इसमें भी कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए या किसी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी सरकार यदि समझे तो राज्य उनको लिए कुछ विशेष सुविधाएं दे सकती है। ठीक, अब देखिए अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता है क्या? अस्पृश्यता, देश जितना अंग्रेजों से गुलाम था उससे ज्यादा विडंबना देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक अस्पृश्यता था, छुआछूत। जैसे जैसे आप हैं, कोई सामान आपका किसी निम्न जाति से छुआ गया तो वो कहेंगे कि मेरा आप, मैं अपवित्र हो गया। तो अब किसी भी रूप में अस्पृश्यता को जो व्यक्ति मानेगा उसको 6 महीने की सजा या 500 रुपये का जुर्माना, दोनों का प्रावधान किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत इसे अपराध घोषित कर दिया गया, अस्पृश्यता को, मतलब छुआछूत। ये कहा जाता है कि देखिए अस्पृश्यता जो निम्न वर्ण के लोगों को कई तरह से, जो एक आया था वेनसांग अपने यात्रा फोक्यू की यात्रा वृत्तांत में उसने, नहीं, फाहियान अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने उल्लेख किया था चंडाल शब्द का। तो चंडाल अस्पृश्यता के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति थी काफी निम्न जातियों को, इसके अंतर्गत कई जातियां आती हैं अस्पृश्यता के अंतर्गत, अस्पृश्य के अंतर्गत, जैसे नाट हुआ, डोम हो गए, मुसहर हो गए, ठीक, और चंडाल, इन सब के अंतर्गत ये आते थे। तो सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति पहले थी चंडालों की थी। ये चंडाल क्या था आप ये समझिए। चंडाल ये थे जो, इनको शहर में और गांव में, गांव के सामान्य लोगों के साथ रहने का अधिकार नहीं था। इस शहर में भी नहीं रह सकते थे, शहर से दूर रहते थे, और गांव में जहां सामान्य लोग रहते थे उससे भी काफी दूर इनको अलग मोहल्ला रहता था। इनका अधिकार एकदम बहुत सीमित था, कुछ अधिकार ही नहीं था इनको। जब ये सड़क पर चलते थे तो यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बोलता था कि तुम्हें अपनी परछाई को, अपने पैर के निशान को मिटाते जाना। तो सबसे ज्यादा कंडीशन तो ज्यादा नहीं, लेकिन समझ में आता है कि ये ज्यादा सबसे कंडीशन, भारत का सबसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य है अभी केरल। केरल में पहले था, अब नहीं, देश को आजाद होने से काफी पहले वहां सबसे ज्यादा अस्पृश्य लोग वहीं सताए जाते थे। वहां पे जब ये समाज का वर्ग, अस्पृश्य जातियां के लोग जब चलते थे तो गले में नगाड़ा बांध लेते थे, यहाँ लटका लेते थे, और कमर के पीछे एक बहुत बड़ा, जैसे नगर पालिका में जो सफाई लोग करते हैं, झाड़ू लंबा लंबा बांध करके वो कमर के पीछे लटका लेते थे। जब वो चलते थे आगे तो पैर का निशान नीचे आता, तो पैर का निशान उस झाड़ू से क्या होता है, ऐसे चलते और झाड़ू पीछे पीछे रगड़ाते जाता है, उनके पैर का निशान मिटते जाता। और जब कहीं जाते थे रास्ते में तो यहाँ ढकनी भी बांध लेते थे। ढकनी का क्या काम था कि जब वो चलते चलते कहीं मान लो बदबू आ गई, कहीं गाय मर रहा है, भैंस मर रहा है, या कोई बदबू आ रही है, तो क्या करते हैं हम लोग के मुंह में जब थूक उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं, थूक को थूकते हैं ना, कि रुमाल में बांध कर ले जाते हैं, थूकना पड़ता है सबको। तो उनको थूकने का भी अधिकार नहीं था जमीन पर सब जगह। तो इसके बदले में वो क्या करते हैं, ढकनी बांध लेते थे। जब ढकनी में पूरा जैसे घड़ा करके ढक्कन देखे ना, तो बड़ा ढकनी, उसी में थूकते थे। जब भी कोई बदबू आ गया, कोई चीज लगा कि नहीं, मुंह में थूक जमा हो गया, या कहीं सुनते हो कि कोई वैसे छोड़ दिया तो थूक उत्पन्न हो जाता है, किसी भी तरह का थूक, तो क्या करते, थूक देते थे। और तो उनको थूकने का अधिकार नहीं, तो इसलिए वो क्या करते, ढकनी में थूकते थे। और जैसे नगर की ओर, नगर के आते तो दूर से ही नगर में प्रवेश करने से पहले से ही और नगाड़ा बजाते, जिससे कि नगरवासी ये आवाज सुन करके, टम 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 ढम 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 आवाज जब लोग सुनते थे तो क्या करते, अपने अपने घरों में घुसना चालू करते थे। क्योंकि उनको ये भी था कि चंडालों का या अस्पृश्य जातियों का चेहरा देख लेंगे तो भी हम लोग नापाक हो जाएंगे। इस तरह की धारणाएं थी हमारे भारतीय समाज में। तो उनको कहा जाता था कि जब नगर के करीब आना तो दूर से बजाना, यह नगाड़ा जब दूर से बजाओगे तो जैसे जैसे आवाज आएगा हम लोग घर में अपने छुप जाएंगे, ठीक। और फिर तुम लोग आवाज जैसे जैसे दूर होते, जब दूर तक चले जाओगे तो भी बजाते जाना, जैसे जैसे कम आवाज सुनाएगा फिर हम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे समाज की थी भारतीय समाज की विडंबना अस्पृश्य जातियों के। तो ये भारतीय समाज, जितना अंग्रेज भारतीय समाज के लिए देश का शोषण किए थे, उससे भी यही कारण था कि हमारे देश में विकास नहीं हो पाता, ठीक। भारतीय तो इन सब कारणों से भारतीय समाज में क्या किया गया, अस्पृश्यता को, जो छुआछूत की विडंबना थी,
क्या किया गया, अब इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया 1955। ठीक, 1955 के अंतर्गत इस अस्पृश्यता को क्या किया गया, अपराध घोषित कर दिया गया। अब किसी भी रूप में छुआछूत भेदभाव सार्वजनिक स्थान पे आप नहीं मान सकते हैं। ठीक, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, तो बताएंगे आप अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उपाधि का अंत, उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया। अनुच्छेद 18 में अंत, उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि का अंत किया गया। देखिए उपाधि, अब ये राज्य से कहा गया है कि राज्य शिक्षा व सेना को छोड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में सैनिकों के अलावा और किसी भी उपाधि कोई भी प्रदान नहीं करेगा। ठीक, 1954 में जब भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की घोषणा की, तो बालाजी राघवन ने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका उन्होंने दायर किया कि यह भारत सरकार, यह नागरिक उपाधि जब भारत सरकार प्रदान की जाएगी तो नागरिकों के साथ भेदभाव होगा। तो इस कारण से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उपाधि और सम्मान में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर करते हुए कहा कि भारत रत्न ये जो पुरस्कार है, ये जो दिया जाता है, ये उपाधि नहीं, ये सम्मान है। ठीक, योग्य व्यक्तियों को सम्मान किया जा सकता है, इसके लिए हम रोक नहीं लगा सकते। योग्य व्यक्ति है जो समाज में, उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न ये जो सम्मान है, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, सम्मान है, और पद्म पुरस्कार ये भी उपाधि नहीं, ये भी सम्मान है। ठीक, तो उसको बहाल कर दिया। तो इस तरह से अब कोई भी राज्य किसी व्यक्तिगत उपाधि किसी को नहीं दे सकता है। और क्या बताया कि विदेशी उपाधि लेने पर रोक लगा दी गई है। विदेशी उपाधि आप तभी ले सकते हैं जब राष्ट्रपति इसके लिए परमिशन देगा। यदि विदेशी नागरिक भी है और भारत के सार्वजनिक पद पर आसीन है, तो भी उसे विदेशी कोई पुरस्कार विदेशी राज्यों के द्वारा दिया जाता है, तो पुरस्कार तब तक नहीं लेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसके लिए स्वीकृति नहीं प्रदान करता। इस तरह से उपाधि का अंत कर दिया गया। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। एक बार और इसमें छोटा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम अगला आगे का वीडियो नेक्स्ट लेकर आएंगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख आपको करेंगे फिर अगले वीडियो में। तो अब ये देखिए, तो मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार। वर्तमान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 6। मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय। नागरिक का मौलिक अधिकार हनन होने पर या नागरिक के मूल अधिकार का हनन होने पर नागरिक कहाँ जा सकते हैं, तो अपने मौलिक अधिकार का हनन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, दोनों जगह जा सकते हैं। ठीक, आगे समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। विधि के समझ समानता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 14 में किया गया है। सामाजिक समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 में है। नौकरी पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया है। उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 18 में किया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 से लेकर के नहीं, मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में किया गया है। और मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद राज्य की मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द जो परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत निम्न किसको किसको शामिल किया गया, राज्य शब्द में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया। जैसे 1-2 करके देखिए, राज्य मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया, जैसे भारत सरकार व संसद को शामिल किया गया। फिर और किसको शामिल किया गया, राज्य सरकार व राज्यों की विधानमंडल को शामिल किया गया मौलिक अधिकार के।
अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया। इस तरह से अब आप समझ गए हैं मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, आप उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? तो नागरिक अपने मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उच्च न्यायालय में वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकता है। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकते हैं। इस तरह से आप मौलिक अधिकार के विषय में आप समझ गए होंगे। मुझे लग रहा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।